नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि भारत की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर हर परीक्षा के अंदर इस टॉपिक से पूछे जाने वाला अनुच्छेद, जो कि पूरे राष्ट्रपति के अनुच्छेद एक ही टॉपिक के अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इस टॉपिक को आज के बाद आप कभी ना भूलेंगे, ऐसा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरा राष्ट्रपति तो एक घंटे में या फिर 20-25 मिनट में समेटना बहुत मुश्किल काम है भाई। राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद इस अकेले एक लेक्चर के अंदर हम आपको पूरा का पूरा याद कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूं। आपका समय को ज्यादा खराब न करते हुए मैं इस टॉपिक को, इस लेक्चर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे साथ सहयोग बनाए रखें और साथ में याद भी करने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं, और अक्सर इस टॉपिक से हर एग्जाम में अनुच्छेद आते हैं, इसलिए मैंने पूरे के पूरे अनुच्छेद एक ही क्लास में ऐड कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। आप एक बात ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हैं या फिर राष्ट्रपति वाला टॉपिक है वो संविधान के, भारतीय संविधान का जो संविधान है उस संविधान का टोटल 22 भाग है। उस 22 भाग में से पांचवें भाग के अंदर, कौन सा भाग? पांचवा भाग। पांचवें भाग के अंदर राष्ट्रपति वाला टॉपिक है भाई, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा यह अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक है, 78 तक है। इसके अलावा आपको ये वाले अनुच्छेद तो याद होने ही चाहिए। उसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद हैं जो कि मैं इसी टॉपिक के अंदर आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, पहला फर्स्ट अनुच्छेद है 52। यहां पर यह अनुच्छेद है भाई, ये आप समझ जाना, अनुच्छेद लिख रखे हैं सभी। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 52। इसे अनुच्छेद के अंदर कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात भारतीय संविधान के अंदर कहां पर लिखी हुई है? तो आप बता देना निश्चित होकर कि अनुच्छेद नंबर 52 में ये चीज लिख रखी है। अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात स्पष्ट रूप से लिख रखी है। उससे अगला अनुच्छेद 53 है, जो कि कह रहा है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में नियत होगी। जितना भी कार्यपालिका शक्ति है, वो जितना भी काम होगा कार्यपालिका का, वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर होगा। हालांकि आपको यह भी पता है राष्ट्रपति भारत का एक नाम मात्र शासक है, असली पावर तो प्रधानमंत्री जी के साथ में पास में होती है। फिर भी राष्ट्रपति के में नियत होगी, ये चीज यहां पर मेंशन कर रखी है, तो आप ध्यान रखना। और ये राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही जितना भी कार्य होता है वो करवाता है। और वैसे संघ का जितना कार्य होता है, संघ का कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियत होती है। इसका मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही कार्य होता है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 मैं आपको फिर से बता देता हूं, इस क्लास के अंदर हम सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं वो ही क्लियर करने वाले हैं। यहां पर पूरा राष्ट्रपति टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि आप पूरे टॉपिक की यहां उम्मीद मत करना। लेकिन अनुच्छेद मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लास्ट तक आप बने रहिएगा, पूरे अनुच्छेद आपको एकदम याद भी करवा दूंगा। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 54 है। 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव वो निर्वाचन मंडल की बात अनुच्छेद 54 में कह रखी है। अब आपको बता रखा है कि अनुच्छेद नंबर में थोड़ी बातें साथ में बताता रहूं तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। और मैं यहां पर विधानमंडल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि विधानमंडल के अंदर विधान परिषद भी होती है, मैं सिर्फ विधानसभा लिख रहा हूं। और इसके अलावा दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली
पदुचेरी या पांडिचेरी, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहां से भी निर्वाचित सदस्य है, ध्यान रखना निर्वाचित सदस्य है यहां पर भी। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य है, क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय अपने निर्वाचित करते हैं। उसके अलावा लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 25 जनवरी 2020 से यहां पर वो जो लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य भारतीय एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत होते थे, वो सदस्य अब मनोनीत नहीं होते। उसके अलावा एक सदस्य विधानसभा के अंदर भी मनोनीत होता था, वो भी अब नहीं है, वो भी हटा दिया गया है। 25 जनवरी 2020 से या दोनों जगह से यह प्रावधान हट चुका है। अब एंग्लो इंडियन के सदस्य ना तो लोकसभा में ना विधानसभा के अंदर मनोनीत होते हैं, ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और वैसे भी मनोनीत सदस्य यहां पर भाग नहीं लेने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं, दिल्ली के और पदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य हैं। आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली और पदुचेरी के इनको शामिल किया गया था, वो था 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। यह भी आप ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर वाला अभी पेंडिंग में है भाई, अभी तक हम कह नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाला अभी तक, हाँ वहां पर विधानसभा है, लेकिन अभी तक वो पहले बात आई थी कि भाई इनको भी शामिल किया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन अभी तक नहीं है क्लियर। ठीक है, अब देखें ये तक निर्वाचन मंडल का आपको क्लियर होना चाहिए। पूरा टॉपिक हम यहां नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अनुच्छेद के साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, वो मैं आपको साथ में देने वाला हूं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या फिर प्रक्रिया, चुनाव का तरीका या फिर प्रक्रिया, ये कौन सी वाली होने वाली है? तो आप सबको पता होगा, ये आपको एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, वो भी एक गुप्त मतदान प्रणाली है भाई, ध्यान रखना गुप्त मतदान प्रणाली है ये, आगे गुप्त मतदान लिख रखा है। उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, एकल मतदान प्रणाली से ही और आनुपातिक और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष ढंग से हो गया। प्रत्यक्ष, अगर जनता डायरेक्ट भाग लेती है तो उस चुनाव को प्रत्यक्ष बोला जाता है। आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देख लीजिएगा, आपने ही तो चुने हैं संसद के सदस्य, जो कि आपके सांसद महोदय होंगे, विधानसभा के जो विधायक वगैरह होते हैं, या आप ही के तो प्रतिनिधि चुने हुए ना, वो ही आगे जाके वोट देते हैं। और ये एकल संक्रमण अनुपातिक, यहां पर वरीयता क्रम से होता है भी चुनाव। मत का कोटा निकाला जाता है, मत को कोटा जिसको प्राप्त होता है 50% +1 वोट लेके आता है, वो ही राष्ट्रपति विजेता होता है। और वो अब देख लीजिएगा, वरीयता वोट, एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, लेकिन वो वरीयता क्रम के हिसाब से देगा, उसको वरीयता क्रम के अनुसार देना होगा। जितने कैंडिडेट खड़े हैं उसको वरीयता, जो सबसे कम लाएगा वो सबसे कम और सबसे ज्यादा लेने वाले के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जब तक वो 50% +1 जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी पद्धति, कौन सी प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, यह आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये जितने भी हम कर रहे हैं वो हर एक पर्सन है। ठीक है ना, अगला देखिए अनुच्छेद 56 में क्या लिख रखा है? कार्यकाल, पदावधि। ये सबको पता होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से भी कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो ध्यान देना, याद हो गए ना वापस। अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 के अंदर लिख रखी है। अनुच्छेद 53 के अंदर जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति के जितने भी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति पर नियत होगी। संघ का जितना भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, असली पावर प्रधानमंत्री महोदय जी में होती है, लेकिन फिर भी
ठीक है। और अगला है 53, 53 तो हमने कर लिया, 52 भी कर लिया। उसके बाद में 54, 54 के अंदर निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल में ये प्रश्न तो हर किसी का फेवरेट है और ये कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, सांसद के दोनों निर्वाचित सदस्य है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य है, न तो विधान परिषद है ना मनोनीत सदस्य है, दोनों का आप स्पष्ट रूप से ध्यान रख के जाएं, ठीक है। उसके अलावा प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। उसके अलावा एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। उसके अलावा जो अगला 55 में प्रक्रिया है और 56 में इसका पदावधि है, 5 साल इसका कार्यकाल होता है। हालांकि वो पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, मृत्यु हो जाए तो वो अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग बातें हैं। चलें अगले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए 57 नंबर, 57 में क्या दे रखा है, 57 में दे रखा है, देखिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत के अंदर यह चीज स्पष्ट रूप से लिख रखी है कि कितनी भी बार वो बन सकता है, भी कितनी भी बार, यानी कोई पाबंदी नहीं है। जबकि अमेरिका के संविधान के अंदर राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है। 4 साल का चुनाव होता है 4 साल बाद में, लेकिन वहां के संविधान के अंदर स्पष्ट बात लिख रखी है, एक बार जो बन गया वो दूसरी बार तो बन जाएगा, लेकिन 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। भारत में अगर आप चुनाव जीतते आ रहे हो या बार बार जीत रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बार बन सकते हैं। अब देखिए अगला अनुच्छेद है 58 नंबर। 58 नंबर के अंदर राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं, यह प्रश्न सबका फेवरेट है फिर वाला। अब देख लीजिएगा, योग्यता में मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन एक यहां पर अक्सर एक वो गलती करके देता है कि मूल रूप से वो क्या भारतीय होना चाहिए, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं बोली गई है। वो मूल रूप से भारतीय हो ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से लिख रखी है कि वहां का मूल निवासी होना चाहिए, जन्म से होना चाहिए, मूल रूप से होना चाहिए। लेकिन भारत में अगर आप यहां से कोई अगर दूसरे देश का अगर भारत में आकर रहता है, फिर बाद में अगर वो सदस्यता ले लेता है, तो फिर वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसी कोई पाबंदी या नहीं है, ठीक है ना। एक है उसके उम्र 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उसके अलावा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा, ध्यान रखना यहां पर लोकसभा है, उपराष्ट्रपति के बदले उपराष्ट्रपति वाले में राज्यसभा है, यहां पर लोकसभा है, ठीक है ना। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, योग्यता, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह लिख रखी है। और एक बात और लिख रखी है कि क्या है, उसको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद का क्या मतलब है, और यह भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर कोई कैबिनेट मंत्री बना हुआ है, वो हमेशा लाभ के पद में नहीं आने वाला है। यह भी आप बात स्पष्ट रूप से ध्यान रख लेना, वो लाभ के पद में नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके आगे देखिए, तो ये हो गया, ये योग्यताएं हैं, चारों के चारों आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा अनुच्छेद नंबर 59 है, 59 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं भाई। अब शर्तें सबसे इंपॉर्टेंट है। शर्त एक तो यही है कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो, राष्ट्रपति बने हुए हो और फिर चुनाव लड़ रहे हो, या फिर सांसद बन गए हो, सांसद या फिर विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकता है विधायक, लेकिन जब वो जीत जाएगा, मतगणना हो जाएगी या फिर जीतने के बाद में वो पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको पहले से ही, जिस दिन निर्वाचन की तिथि घोषित होती है उसी दिन से वो पद रिक्त माना जाएगा।
ठीक है। उससे अगला वाला है राष्ट्रपति की शपथ। अब देखिए शपथ है वो, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, ये आप सबको पता है, शपथ हमेशा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति है या फिर ये उस समय पोस्ट खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं है। बाकी वाला का सबका तीसरी अनुसूची के अंदर दे रखा है, लेकिन इनका तीसरी अनुसूची के अंदर वर्णन नहीं कर रखा है। और ये हमेशा गोपनीयता की शपथ नहीं लेते भाई, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय एक तो प्रतिरक्षण, ठीक है, प्रतिरक्षण, और एक है संरक्षण। इतना भारी भारी शब्द अपन नहीं समझ में आए तो सीधे सी बात आप ये ध्यान रख सकते हो, जो भारत का संविधान है या फिर विधि है, उन सब की रक्षा करने की जो शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय लेते। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 52, जिसके अंदर राष्ट्रपति का एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में लिख रखी है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियत होगी। 53 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैं संसद बोल रहा हूं, और संसद के अंदर दो सदन आते भाई, लोकसभा और राज्यसभा। उसके अलावा विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हैं। और अब देखिए उससे 53 तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे था कौन सा वाला, 53 हो गया ना। अब सॉरी 53, 54 हो गया। 55 के अंदर आपको सबको बता दिया था पदावधि है, और 56 के अंदर कार्यकाल है, ठीक है। 56 के अंदर कार्यकाल, 56 के अंदर आपके 54 के अंदर तो आपको बता दिया था पदावधि और इसका कार्यकाल वगैरह सब कुछ बता दिया था, ठीक है। ये 54 का एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिएगा कि 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, 53 के अंदर इसका निर्वाचक मंडल, और 54 के अंदर इसका निर्वाचन, 54 के अंदर निर्वाचक मंडल है, और 55 के अंदर इसकी प्रक्रिया जो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति बताया था। 56 के अंदर इसकी पदावधि ये कितने साल तक बने रहेंगे। 57 में हमने बता दिया पुनर्निर्वाचन, 58 के अंदर इनकी योग्यताएं, और 59 के अंदर इनकी शर्तें, और 60 के अंदर इनकी शपथ है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज पर इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दें, पढ़ने की कोशिश करें आप एकदम समझने की, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहां पर लिख रखा है 61 नंबर दे रखा है महाअभियोग की प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। हालांकि विधि का उल्लेख यहां पर है, राष्ट्रपति को हटाने की विधि का प्रक्रिया की उल्लेख तो अनुच्छेद नंबर 61 में है, जबकि राष्ट्रपति के जो वहां पर भी एक उल्लेख था, कहां पर 56 में भी था राष्ट्रपति के हटाने की, ठीक है ना। आप देखें अनुच्छेद नंबर 62 है भाई, राष्ट्रपति पद के रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय भी निर्धारित कर रखा है। 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव भी करा दिया जाता है। और यह भी ध्यान रखना, ऐसा कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि जितने भी विधानसभा है फिर या लोकसभा है, उनकी अगर सीटें खाली हो तो उनको पूरा भरना, ये जरूरी नहीं है भाई।
अगर कम है तो भी ठीक है, पूरी भरी हुई है तो भी ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति मोदी जी का चुनाव तो होकर रहेगा। ये ऐसा नहीं रुकेगा कि भाई अभी तो सांसद वाली सीटें खाली पड़ी है या फिर विधानसभा वाली सीटें खाली पड़ी है, तो हम इस चुनाव को तो नहीं रोक सकते भाई, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो करवाना ही होगा। अब देखिए अनुच्छेद 65 में लिख रखा है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति महोदय जी का अगर त्याग पत्र दे दे, अगर विदेश यात्रा पर चले जाए या फिर किसी कारणवश बीमारी वजह से वो अपना पद छोड़ दें, तो उसकी जगह पर कौन बैठेगा? आपके उपराष्ट्रपति महोदय बैठेंगे। उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। और यह बात किस अनुच्छेद के अंदर लिख रखी है? तो यह लिख रखी है 65 के अनुच्छेद के। अब 71 अगला 71 नंबर है चुनाव से संबंधित मामले। ध्यान रखना, जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव से संबंधित कभी कभी ऐसे भी अफवाहें या फिर बातें आती है सामने कि हकीकत भी हो सकती है, लेकिन क्या भाई चुनाव में धांधली हो गई या चुनाव में गलत हो गया या चुनाव में सही बोर्ड तरीके से नहीं पढ़े, तो आप सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आपकी बातें, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कराना होगा? यहां पर अपील करनी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है। अगला है 72, जो कि राष्ट्रपति 72 में राष्ट्रपति समाधान शक्ति है भाई। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी व्यक्ति की सजा को कम भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं और माफ नहीं भी करें वो, और कुछ मानने में सजा को कम करके भी बताया जा सकता है। लेकिन ये चीजें भाई अब करे ना करे वो अपनी उसके जैसा उनका अपराध होता, अपराध की प्रकृति को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय को ये फैसला लेना होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया 61 महाभियोग प्रक्रिया। 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। और 62 में अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उसको समय पर भरने का वापस से दे रखा है। और 65 के अंदर उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। उसके अगला था 71, जिसके अंदर अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की सुनवाई नहीं की जा सकती। ये भी आप ध्यान रख लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर जितना भी मैटर लिख रखा है वो हर क्वेश्चन पूछा गया है और समाधान की शक्तियां ये भी पूछी गई है। देखते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अनुच्छेद नंबर 74 74 मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श। मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श। मंत्री परिषद की यह जिम्मेदारी होगी कि वो राष्ट्रपति को क्या दे? सलाह दे। वो राष्ट्रपति को सलाह दे। ठीक है, लेकिन आपको बता दें अबे इसके अंदर व्यवस्था अलग है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कुछ व्यवस्थाएं अलग थी। ठीक है, मंत्री परिषद की व्यवस्था यही थी कि भाई जो सलाह देगा, एक बार मंत्री परिषद सलाह देगी तो मतलब राष्ट्रपति माने या न माने ऐसा ही लिख रखा था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ये बात ऐसे जोड़ दी गई थी कि राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद अगर सलाह दे दी तो राष्ट्रपति दोबारा नहीं लौटा सकता। लेकिन फिर बाद में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं, जब 44वां संविधान संशोधन 1976 होता है, तो उसके बाद में वापस से ये ऐड कर दिया गया मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह एक बार राष्ट्रपति उसको भी लौटा सकता है। ठीक है, लेकिन अब सलाह क्या दी है क्या नहीं दी है उसको सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात भी लिख रखी है। ठीक है ना, हालांकि संविधान में नहीं है लेकिन बाद में संशोधन करके ये बातें की गई। अनुच्छेद नंबर 75 है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि ये भी बातें लिख रखी है। मंत्रियों को जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री महोदय एक लिस्ट बना के, हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं लेकिन जिनका जो नाम डिसाइड होता है वो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं और उन्हीं के व्यक्ति करते हैं। भाई वो नाम राष्ट्रपति जी महोदय जी को दिया जाता है और वो भी फाइनल कर दिया जाता है और उन्हीं नामों पर राष्ट्रपति महोदय मोहर लगा देते हैं। यह है बात। ठीक है ना, तो नियुक्ति भी कर लेते हैं, कार्यकाल वगैरह वो सब वही तय करने वाले। अनुच्छेद नंबर 76 ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सीधे तरीके से तो देखा जाए
तो ये जुड़ा हुआ ही है राष्ट्रपति महोदय से। तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है भाई, ठीक है ना। अगर न्याय से संबंधित कुछ भी सरकार को कोई कार्य होगा तो ये महान्यायवादी संभालेंगे। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और ये राष्ट्रपति महोदय के प्रशांत पर्यत ही कार्य करते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये सही नहीं है, इनको हटाना है, तो हटा भी सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति की मन मर्जी पर इनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है ना। मतलब जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक ये महान्यायवादी बने रहेंगे, ठीक है। उसके अगला है 77, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन के नियम बनाना। ये 77 के अंदर लिख रखा है कि भारत सरकार कार्रवाई के संचालन के कुछ नियम लिख रखे हैं कि कार्रवाई का संचालन कैसे किया जाएगा, ये नियम से संबंधित है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन उससे अगले वाला आपको विशेष ध्यान रखना होगा, 78 नंबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति महोदय को ये बार हर 10 दिन 15 दिन के बाद में ये सूचना देनी होगी राष्ट्रपति महोदय को कि भाई भारत का जो शासन व्यवस्था है या फिर कोई भी संघ के या कार्यपालिका का या फिर विधेयक का जितनी भी जो जानकारी होती है एक प्रशासन से संबंधित, वो राष्ट्रपति महोदय को उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री महोदय का कर्तव्य है, ठीक है ना। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी मुख्यमंत्री महोदय का भी कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को समय रहते 10 दिन या 15 दिन फिक्स कर रखा है, उसके अंदर अंदर हर बार रिपोर्ट भेजी जाती है कि भाई राज्य के अंदर ये व्यवस्थाएं चल रही है, ये सिर्फ कर्तव्य है उनका, ठीक है ना। ये बातें स्पष्ट रूप से लिख रखी है। ये हो गया अपने राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद, ठीक है ना। अब अभी एक और है भाई, ठीक है ना। अभी एक और है, अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अगली एक और स्लाइड है, देखते हैं। अब ये वाली स्लाइड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये देखिए अनुच्छेद नंबर 85 है भाई, संसद के सत्र, सत्रावसान और भंग करना। ये तीनों शब्द ध्यान रखना, ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक शब्द आता है स्थगित, स्थगित, और ये शब्द यहां पर उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। इस शब्द को ध्यान रखना, ये तीन तो ध्यान रख लेना। संसद के सत्र, सत्रावसान या भंग करना, ये तीनों काम करते भाई, ठीक है ना। लेकिन वो स्थगित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बातें कहां लिखी हुई है, अनुच्छेद 85 के अंदर लिख रखी है। अनुच्छेद नंबर 111 जो कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति जताते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय संसद के कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक अगर सहमति के लिए दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति जी उनको विधेयकों पर सहमति देते हैं। और यह बात अनुच्छेद नंबर 111 के अंदर मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब देखिए बार बार आप बोलते हो धन विधेयक, धन विधेयक, लेकिन धन विधेयक जैसा शब्द संविधान के अंदर वर्णन नहीं कर रखा है, और उसकी जगह लिख रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका उल्लेख संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर वर्णन कर रखा है। और आपको यह भी पता होगा वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है, और धन विधेयक है, इसकी जानकारी कौन देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष देगा, यह भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हालांकि जब भी धन विधेयक लोकसभा के अंदर रखा जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, यह भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यह हो गया धन विधेयक, ठीक है। हालांकि धन विधेयक जैसा शब्द संविधान के अंदर नहीं लिख रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिख रखा है। अगला है 123, और इसके अंदर लिख रखा है अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं लगभग ये सभी कार्य पूरे के पूरे राष्ट्रपति महोदय ही कर रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित ही ये स्लाइड है, और ये पूरे के पूरे अनुच्छेद इन्हीं से संबंधित है। अब देखिए जो अध्यादेश जारी, आप देख लीजिएगा, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन फिर देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भाई एकदम कानून तो लाना ही पड़ेगा। कानून एकदम या फिर अचानक कोई कानून लेके आना, मतलब कानून लाने की स्थिति में ना हो, संसद का सत्र बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, तो राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसको फिर अगले पास करवाना होता, ठीक है। अगले जब भी संसद का सत्र लगेगा तो 6 सप्ताह यानी कि
6 माह 6 सप्ताह ना, ऐसा कुछ है। 6 माह 6 सप्ताह जो भी पहला होगा उसमें उसको बिल को पास करवाना होगा। अगर ये अध्यादेश उस टाइम के अंदर नहीं पास होता है तो फिर वो बिल वहीं समाप्त हो भी जाता है। अगला देख लीजिएगा, अब एक है 143 इंपोर्टेंट है। 143 के अंदर राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद नंबर 143 के तहत, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा आ गया जिसमें राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेस करे और हमें कुछ इसके बारे में जानकारी दे और बताया जाए कि क्या करा जाए या फिर क्या है। हालांकि सलाह क्या दी है क्या नहीं दी है ये बातें बाहर सार्वजनिक करे या न करे, ये यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिख रखा है। ये थे सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित। अब देख लो एक बार, अब हम जल्दी जल्दी एक बार वापस से रिवीजन करने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात लिख रखी है अनुच्छेद नंबर 52 में। 53 में लिख रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियत होगी। संघ का जितना भी कार्रवाई है वो अधीनस्थ अधिकारियों के नाम पर राष्ट्रपति महोदय करवाते हैं। मतलब नाम मात्र की सील या फिर नाम मात्र के शासन की व्यवस्था से ही, मतलब असली पावर तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, लेकिन नाम मात्र का शासक होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय। असली पावर के हकदार या फिर है भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जितने भी कार्रवाई है संघ की वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। चाहे विदेशी रक्षा हो चाहे विदेश हो, ये सब के सब मामले राष्ट्रपति के नाम से ही जो भी समझौते वगैरह होते हैं, ठीक है। उससे अगला है अनुच्छेद नंबर 54 जिसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जिसमें निर्वाचक मंडल होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, और 70वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर होता जिसके अंदर दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर दिया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। 55 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, और तरीका कौन सा होगा तो महाभियोग का तरीका होगा। लेकिन यहां पर विधि की बात नहीं की गई है, विधि की बात आगे 61 नंबर अनुच्छेद के अंदर कर रखी है। अगला है 56 में इसका कार्यकाल है भाई, 56 में इसका कार्यकाल है, और कार्यकाल आप सबको पता है राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष है। मैं आपको बता दूं एक 5 का आंकड़ा और आता है, राष्ट्रपति महोदय जी की जो मंथली जो मासिक आय है वो भी 5 लाख है। उसके बाद में राष्ट्रपति जब भी रिटायर लेते हैं तो 50% इनकी पेंशन भी मिलती है, वो भी संचित भारत की संचित निधि से, ठीक है। उसके अलावा देखिए 57 के अंदर लिख रखा है कि राष्ट्रपति महोदय जी का पुनर्निर्वाचन, तो पुनर्निर्वाचन के लिए भारत में ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप कितनी बार बने। भारत में जितनी बार अब चाहे आप चुनाव जीत के आए और बन सकते हैं, आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। बस आप पे जनता में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, पार्टी अच्छी है ना, जो भी। अनुच्छेद 58 के अंदर दे रखे हैं योग्यताएं। योग्यता में वो भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसी बात नहीं लिख रखी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मूल रूप से भारत का नागरिक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बाल का व्यक्ति अगर भारत में आकर रह रहा है और उसने भारत की नागरिकता ले ली है तो फिर वो भारत का राष्ट्रपति का उम्मीदवार या फिर वो खड़ा हो सकता है, वो कैंडिडेट बन सकता है। उसके अलावा 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र के अंदर जो भी कोई मंत्री का पद अगर उसके पास है तो फिर वो क्या नहीं आएगा, लाभ के पद में नहीं आएगा। 59 में राष्ट्रपति की जो शर्तें दे रखी हैं, 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, शपथ 60 में शपथ दे रखी है। तो शपथ का थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि सबकी शपथ, सांसद, विधानसभा, वो सब गोपनीयता की शपथ देते ना, उन सब का उल्लेख वहां पर कर रखा है अनुसूची तीसरी के अंदर, जबकि इनके अलग से अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसके अंदर आप किसी भी सदन के अंदर ये प्रस्ताव लिख के आ सकते हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो।
ठीक है। उसके अंदर जितने भी टोटल सदस्य है उसका 1/4 वो सदस्य ये प्रस्ताव पहले दूसरे सदन को भेजेंगे, मतलब कोई प्रस्ताव अपने सदन में रखेंगे पहले तो 1/4 सदस्य, फिर अगर वो पास वहां से हो जाता है तो फिर वो अगले सदन में भेजा जाएगा, और अगला सदन भी 2/3, सदन में 5 बिल हमेशा 2/3 से होना चाहिए, और वो अगला सदस्य सदन है वो भी 2/3 से पास कर ले, फिर एक जांच बैठेगी, वो जांच करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वो बैठाया जाएगा, उस जांच कमेटी अगर साबित कर लेती है तो फिर वो आगे प्रक्रिया है, ठीक है ना। और इसमें यह भी ध्यान रख लेना 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को बताया भी जाना चाहिए। अगला 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का भी समय निर्धारित कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय काम करके अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है। उससे अगला चुनाव से संबंधित 71 के अंदर लिख रखा है कि कोई भी अगर चुनाव से संबंधित अगर राष्ट्रपति महोदय से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगा, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव को पूरा का रद्द भी कर सकता है या फिर चुनाव पूरा शून्य भी घोषित कर सकता है, लेकिन ये पावर हमेशा ध्यान रख लेना सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। उसके अलावा ना चुनाव आयोग के पास है ना वही राज्य के कोई हाई कोर्ट के पास होगी। 72 के अंदर समाधान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी की सजा पूरी कम कर सकते हैं, किसी की सजा को घटा सकते हैं और किसी की सजा को नहीं भी कम कर सकते हैं, ये उनके विवेक पर आधारित है। अगला 74 में मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। अब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, अब राष्ट्रपति महोदय माने या ना माने ये उनके ऊपर है। अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल वेतन ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, जो नाम है वो मंत्रियों की लिस्ट जो बना के देते हैं वो प्रधानमंत्री महोदय देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला अनुच्छेद है 76 नंबर, जो कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये भारत का सरकारी वकील, एक मान लीजिएगा जिस तरीके से राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल होता है उस प्रकार से भारत के अंदर भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है। उसके अगला है 77 नंबर, जो कि भारत सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन के कुछ नियम बना रखे हैं, वो नियमों का वर्णन अनुच्छेद नंबर 77 में। फिर 78 के अंदर प्रधानमंत्री महोदय का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत का जो शासन की व्यवस्था जो चल रही है उसकी जानकारी राष्ट्रपति महोदय जी को उपलब्ध कराएं। अगला 85 संसद का सत्र अवसान या भंग करना, यह भी बात 85 के अंदर लिख रखी है, लेकिन स्थगित वाला कई बार पूछा गया है। स्थगित शब्द नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, यह वाला होना चाहिए, ठीक है। सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना या फिर भंग करना, ठीक है, स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति भी जताते हैं, वो 111 के तहत है ना। उसके अलावा धन विधेयक का तो कहीं उल्लेख है नहीं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर कर रखा है। अनुच्छेद नंबर 123, जो कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके पास है। 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी राष्ट्रपति महोदय क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यह था आज अपना पूरा टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित, वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मैंने आपको पूरी इस क्लास के अंदर याद कराने की कोशिश की है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको इस क्लास के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा वो भी आप बताइएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर अगर कुछ ऐड भी करना हो तो अगली क्लास में हम जरूर वो आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें कोशिश करेंगे कि अगली क्लास उस हिसाब से हो और आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।